सो हेलो एंड वेलकम बैक टू बिग इकोनॉमिक्स यूट्यूब चैनल। तो जैसा आपको पता है कि आपके जेके पीएसआई का जो इकोनॉमिक्स वाला सेक्शन है, इकोनॉमिक्स वाली पोर्शन है, उसके लेक्चर्स जो हैं वो कंटिन्यू मैं अपलोड कर रहा हूँ। दो लेक्चर्स जो हैं, तीन लेक्चर्स उससे पहले आ चुके हैं। ठीक है, आपका जो टॉपिक है इंक्लूजन का, सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, और इससे पहले जो फर्स्ट लेक्चर था उसमें हमने जितना भी आपका सिलेबस है उसको अच्छे से जो है सिलेबस को डिस्कस किया था, वो फर्स्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था। तो मैं आपसे सुजेस्ट करूंगा कि आप सबसे पहले स्टार्टिंग से जो है आपके तीन लेक्चर जो हैं वो देख लें, उसके बाद इस वीडियो को देखें, क्योंकि आपका आज फोर्थ लेक्चर है। तो टॉपिक जो आपका रहेगा वो रहेगा पॉवर्टी। पॉवर्टी को हम पढ़ेंगे, इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, किस तरह के क्वेश्चंस जो हैं आपसे पूछे जा सकते हैं। हर एक लेक्चर में साथ साथ में मैं आपको ये बता रहा हूँ कि किस तरह से क्वेश्चंस जो हैं आपसे पूछे जा सकते हैं आपके एग्ज़ाम में। आज का टॉपिक रहेगा आपका पॉवर्टी का, जो कि आपके सिलेबस में मेंशन है। इसके अलावा सिलेबस के अलावा कौन से टॉपिक पढ़ने हैं वो फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपके साथ में डिस्कस किए थे। तो मेक श्योर कि आप वो लेक्चर पहले देख लें, ताकि आपको अच्छे से जो है सिलेबस का पैटर्न समझ आ जाए कि किस तरह से चीज़ों को पढ़ना है। ये लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपको नोट्स चाहिए, इसके पीडीएफ चाहिए, जो ये पीडीएफ जहां से मैं पढ़ा रहा हूं, तो आपको डिस्क्रिप्शन में जो है मेरा व्हाट्सएप नंबर जो है मिल जाएगा। व्हाट्सएप पे जाके आप मेरे से ये नोट्स जो है वो ले सकते हैं। और चैनल आप ज़रूर सब्सक्राइब करें, कंटिन्यू वीडियो जो है चैनल पे अपलोड होंगी। इन सभी टॉपिक्स के एमसीक्यू सीरीज़ जो है वो भी जल्दी मैं स्टार्ट करूँगा। मोस्ट प्रोबेबली जो है 2 से 3 लेक्चर्स जो हैं और आएंगे, और उनमें हम जो है आपका सिलेबस ख़त्म कर देंगे। उसके बाद में एमसीक्यू सीरीज़ जो है वो कंटिन्यू चलेगी। ठीक है, तो अभी तक के जो टॉपिक हुए हैं वो आपका इंक्लूजन हो गया है, सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो गया है, और हमने सिलेबस की डिस्कशन की थी। इसके अलावा पॉवर्टी, डेमोग्राफी और सोशल सेक्टर इनिशिएटिव्स, ये आपके टॉपिक रह गए हैं। सोशल सेक्टर इनिशिएटिव्स जो हैं उसमें हम 1 से 2 वीडियो, 2 से या 3 वीडियो जो है उसमें हम जो है लेंगे, क्योंकि उसमें बहुत सारे इनिशिएटिव्स हैं जिनको हम कवर करेंगे कम्प्लीटली। जो है कंप्लीट कवरेज जो है, जितने भी इनिशिएटिव्स, पॉलिसीज़ जो हैं गवर्नमेंट के द्वारा, स्कीम्स जो हैं बनाए गए हैं, वो सब उनमें हम शेयर करेंगे। तो आज का टॉपिक पॉवर्टी रहेगा। पॉवर्टी में बेसिकली आपको पढ़ना क्या है वो मैं आपको एक बार बता दूं। बाकी चीज़ें जो है मैं इस नोट में जो है, नोट्स में मेरे में मेंशन है, आप ये नोट जो है व्हाट्सएप पे जाके ले सकते हैं, और आपको ईज़िली जो है ये नोट वहाँ से मिल जाएंगे। तो वहाँ से आप इजीली ने पढ़ सकते हैं। मेरा मोटिव रहेगा आपके कंसेप्ट के ऊपर, और आपको किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं वो मैं बेसिकली आपको बताऊंगा, और आपके कंसेप्ट जो है इसके रिलेटेड वो क्लियर करूंगा। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए इसमें आपको पढ़ना क्या है। जब पॉवर्टी आप पढ़ेंगे तो इसमें मीनिंग के ऊपर आप फोकस करेंगे, जो कि सबसे पहले जानना ज़रूरी है जब अगर पॉवर्टी के बारे में आप पढ़ रहे हैं। उसके बाद में जो दूसरी चीज़ें हैं, कुछ टर्म्स हैं, जैसे आप हेड काउंट रेशियो क्या होती है, या पॉवर्टी लाइन क्या होती है, बिलो पॉवर्टी लाइन क्या होती है, बीपीएल क्या होता है, अबव पॉवर्टी लाइन क्या होता है। इन सब चीज़ों के टर्म्स जो हैं, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स, वो मैं आपको बताऊंगा इस लेक्चर में। प्लस इसके अलावा कि आपकी मेजरमेंट किस तरह से होती है। ठीक है, कि कौन कौन से वो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, कौन कौन से वो मेथड्स हैं जिनसे हम पॉवर्टी को मेज़र कर सकते हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे कि पॉवर्टी के कितने टाइप्स हैं, जैसे आपने सुना होगा रिलेटिव पॉवर्टी और एब्सोल्यूट पॉवर्टी, इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंसेस हैं, और कौन सा इंपॉर्टेंट है, आपको किसके ऊपर ज़्यादा फोकस करना है, और रिलेटिव पॉवर्टी के लिए क्या मेजर्स हैं और एब्सोल्यूट पॉवर्टी के लिए क्या मेजर्स हैं, इन्हें किस किस तरह से मेजर किया जाता है, क्योंकि दोनों के जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, दोनों के जो मेथड्स हैं वो अलग अलग हैं। ठीक है, वो भी इस लेक्चर में हम कवर करेंगे। एंड एट द लास्ट ऑफ द लेक्चर हम पढ़ेंगे कि आपकी कौन कौन सी कमेटीज़ हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट की कमेटीज़ कौन कौन सी हैं जिन्होंने अभी तक इंडिया में जो है पॉवर्टी एस्टिमेशंस की हैं, जिनमें से क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटीज़ जो है सबसे ज़्यादा हैं। और एट द एंड में आपको कुछ ट्रिक्स जो हैं वो भी बताऊंगा कि किस तरह से आप इन कमेटीज़ को जो है ईजिली जो है रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, माइंड में अपने इनको आप जो है फीड कर सकते हैं। तो ये आपका पूरा लेक्चर का जो है स्ट्रक्चर रहेगा। आज के हम टाइप्स से लेके आपके मेजरमेंट, कमेटीज़ और इसके कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स जो हैं उनको पढ़ेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट हम जो है फोकस करेंगे कि आपका जो कंसेप्ट है इसके रिलेटेड वो क्लियर हो जाए, कि भाई पॉवर्टी और रिलेटिव पॉवर्टी, एब्सोल्यूट पॉवर्टी, इन दोनों में आखिर बेसिक डिफरेंसेस क्या हैं और दोनों को किस तरह से मेजर किया जाता है, क्या इंस्ट्रूमेंट्स हैं, इन चीज़ों के ऊपर फोकस करेंगे। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट सबसे पहले कि पॉवर्टी का मीनिंग क्या है, तो यहाँ पे आपको एक सिंपल मीनिंग जो है वो मेंशन किया गया है। नोट्स आपको मिल जाएंगे, क्योंकि इसे सिर्फ रीड आउट करना है, इतना कुछ मुश्किल इसमें है नहीं टेक्निकल। तो मीनिंग सिंपली यही है कि आपकी हंगर एंड लैक ऑफ शेल्टर, कुछ बेसिक नीड्स जो हैं, जैसे आपका फूड, क्लॉथिंग, शेल्टर, इस तरह की कुछ चीज़ें जो हैं, अगर किसी के पास में ये लैक हो, इन चीज़ों की कमी हो, किसी को ये अवेलेबल ना हो बेसिक नीड्स, तो उसे हम बोल सकते हैं कि वो पोअर है। ठीक है, तो यहाँ पे पोअर्स के पॉवर्टी की डेफिनेशंस जो हैं वो अलग अलग हैं।
जो कि लेक्चर्स के साथ मैं आपको बताता जाऊंगा कि पहले पॉवर्टी को सिर्फ जो है इनकम से जोड़ के देखा जाता था कि भाई इतना इनकम, इतना पर्टिकुलर इनकम जो है वो होगा अगर वो 20 रुपी पर डे स्पेंड कर रहा है, 24 रुपी पर डे स्पेंड कर रहा है अकॉर्डिंग टू वेरियस कम्युनिटीज़, तो उसे हम पोर नहीं बोल सकते कि उसके पास में इतने पैसे हैं। लेकिन उसके बाद में इसमें कुछ और टर्म्स जो हैं वो ऐड होती गई, जैसे मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स के बारे में मैं आपको बताऊंगा कि कुछ मल्टी डायमेंशनल एलिमेंट्स जो हैं इसमें जोड़े गए कि भाई सिर्फ इनकम होना जो है वो काफ़ी नहीं है, उसके साथ साथ में बेसिक नीड्स लाइक वाइज आपकी एजुकेशन, हेल्थ, मेडिकल, इस तरह की चीज़ें जो हैं वो साथ में जोड़ी गई और पॉवर्टी को जो है मल्टी डायमेंशनल कंसेप्ट जो है वो बनाया गया। मल्टी डायमेंशनल का मतलब ये है कि जब पॉवर्टी को आप एक सिंगल डायमेंशन से नहीं देखते कि भाई किसी के पास में अगर इतनी इनकम है तो वो पुअर है या किसी के पास नहीं है तो वो नहीं है, लेकिन आप उसके साथ में कुछ और एक्स्ट्रा एलिमेंट्स जो हैं वो भी जोड़ देते हैं। जब हम वो इसके साथ में जोड़ के पॉवर्टी को मेजर करते हैं तो उसे हम बोलते हैं मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, ठीक है, जो कि 2010 में, जो कि ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट से के साथ में अटैच होता है, 2010 के बाद में ही वो आया और उसमें हम मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स के बारे में पढ़ने लग गए, जो कि इस लेक्चर में फर्दर मैं आपके साथ में डिस्कस भी करूंगा। तो यहाँ पे कुछ और लाइंस जो हैं, कुछ इंपॉर्टेंट लाइंस जो हैं वो लिखी हैं कि लैक ऑफ क्लीन वाटर और सैनिटाइजेशन फैसिलिटीज़, मतलब आपके पास में अगर सेफ वाटर नहीं है, आपके पास में क्लीन वाटर नहीं है, तो भी आपको जो है पोअर की कैटेगरी में माना जा सकता है, ठीक है, क्योंकि ये मल्टी डायमेंशनल कंसेप्ट हैं। नेक्स्ट है कि अगर आपके पास में एक रेगुलर जॉब नहीं है, एक मिनिमम वेजेस के ऊपर, अगर मतलब आपको एक एम्प्लॉयमेंट जनरेशन नहीं है, आपके पास में आपके कोई एम्प्लॉयमेंट जो है आपको नहीं प्रोवाइड किया जा रहा है, तो भी आपको ये बोला जा सकता है कि आप जो है अभी पोअर हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है यहाँ पे लिखी हैं, आप नोट्स में जाके जो है इजीली ले सकते हैं। नोट्स आप लेना हो तो आपको डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर जो है वो मिल जाएगा। नेक्स्ट जो है यहाँ पे एक और सिंपल डेफिनेशन जो है, क्योंकि मैंने बोला कि पॉवर्टी की अलग अलग डेफिनेशंस हैं, तो एक और डेफिनेशन जो है यहाँ पे मेंशन की है कि पॉवर्टी इज डेप्रीवेशन ऑफ दोज थिंग्स दैट डिटरमाइन द क्वालिटी ऑफ लाइफ, के उन चीज़ों की डेप्रीवेशन होना जो कि आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को डिटरमाइन करती हैं। क्वालिटी ऑफ लाइफ को डिटरमाइन क्या करती है, मैं स्टार्टिंग से ही लेक्चर्स में बताता आया हूँ कि यहाँ पे पूरी गेम जो हम पढ़ रहे हैं वो क्वालिटी ऑफ लाइफ के रिलेटेड है, ठीक है, क्योंकि मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर से लेके ही ये बताया है कि इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट इज़ नॉट ओनली कंपेयर और क्या इंटरलिंक्ड विद आपके इनकम, ठीक है, सिर्फ उसे हम इनकम के साथ नहीं जोड़ के देख सकते, बट उसके साथ में हमें कुछ मल्टी डायमेंशनल कंसेप्ट्स हैं जो हमें देखने होंगे, जो कि क्वालिटी ऑफ लाइफ को डिटरमाइन करते हैं। और उसमें मैंने मेंशंस किए थे कुछ पॉइंट्स लाइक हेल्थ, एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, जॉब क्रिएशन, इनइक्वालिटी, पॉवर्टी, इस तरह की चीज़ों को जो हमें वो भी साथ में हम देखते हैं। तो वही सब जो है यहाँ पे बोला गया कि डेप्रीवेशन ऑफ दोज थिंग्स, ये जो दोज थिंग्स हैं ये वही थिंग्स हैं लाइक एजुकेशन, हेल्थ, वाटर, एयर, इस तरह की कुछ चीज़ें, सेफ वाटर, सेफ एयर, ठीक है। तो ये चीज़ें भी होनी चाहिए। अगर इनकी डेप्रीवेशन है, ठीक है, इनकी कमी है आपकी लाइफ में, तो आप कहीं ना कहीं जो है अभी पोर हैं, ठीक है। तो क्वालिटी ऑफ लाइफ को जिस चीज़ें डिटरमाइन करती हैं, अगर वो नहीं है, उनकी डेप्रीवेशन है, लाइक वाइज यहाँ पे लिखा है इंक्लूडिंग फूड, क्लॉथिंग, शेल्टर, सेफ वाटर, ठीक है, ये सब चीज़ें जो हैं, वो सब चीज़ें, ये सब अगर चीज़ें आपके पास नहीं है तो अभी आप जो है पोअर हैं, अभी पोवर्टी जो है एग्जिस्ट करती है इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ये एक और सिंपल डेफिनेशन थी जो कि आपके माइंड में जो पोवर्टी के रिलेटेड कंसेप्ट है कि पोवर्टी का मतलब क्या है, वो चीज़ जो है आपके माइंड में क्लियर करेगी। नेक्स्ट यहाँ पे कुछ टर्म्स जो हैं वो मेंशन किए हैं मैंने नोट्स में। सबसे पहले है पॉवर्टी लाइन, ठीक है। पॉवर्टी लाइन इज अ पॉइंट एंड इंडिविजुअल्स, ठीक है, एक डेफिनेशन यहाँ पे लिखी है कि पॉवर्टी लाइन इज अ पॉइंट वेयर एन इंडिविजुअल्स इनकम जस्ट मीट द मिनिमम नेसेसरी फॉर बेसिक सर्वाइवल इन द सोसाइटी, ठीक है। यानी एक लाइन जो है यहाँ पे, मैं अगर एक लाइन ड्रॉ करूँ इस तरह से, ठीक है, तो ये मैंने एक लाइन ड्रॉ की ए बी, ठीक है, ए बी लाइन, और ये लाइन जो है यहाँ पे मैं इसको 100 रुपीज़ से कंपेयर कर देता हूँ कि ये लाइन जो है ये 100 रुपी तक मैंने जो है एक लाइन, मिनिमम लाइन जो है एक वो ड्रा कर दी कि भाई ये जो लाइन है इतने, एटलीस्ट इतने पैसे, इतनी मनी, इतनी इनकम जो है, इतनी अर्निंग जो है एक इंडिविजुअल के पास होनी चाहिए ताकि वो अपने मिनिमम नीड्स को जो है वो एक्वायर कर सके, असेस कर सके। यानी 100 रुपी, एक मैं हाइपोथेटिकल ले रहा हूँ कि अपनी तरफ से, क्योंकि अलग अलग कमेटीज ने ये लाइन जो है ना वो अपने तरीके से डिटरमाइन की है, ठीक है। किसी ने 24 रुपी बोला है, किसी ने $1 बोला है, ठीक है, इस तरह से। तो मैंने बोला कि 100 रुपी अगर एक किसी के पास में है, एक दिन में वो एक 100 रुपीज जो है वो अर्न करता है, तो वो क्या है, वो पोअर नहीं है, वो पॉवर्टी लाइन के ऊपर है। क्योंकि यहाँ पॉवर्टी लाइन पे वो सिर्फ मीट कर रहा है किसको, अपनी बेसिक, मिनिमम बेसिक नेसेसिटीज जो है उसकी
सर्वाइवल करने के लिए सोसाइटी में उसके पास में उतनी है, ठीक है। तो ये इसका क्या मतलब है, ये एक पॉवर्टी लाइन है, ठीक है, ये एक पॉवर्टी लाइन ड्रा कर दी जाती है। और ये कैसे होती है, ये कैसे होगी, और मैंने आपको बताया कि ये लाइन कैसे डिटरमाइन होगी। ये लाइन इस तरह से डिटरमाइन होगी कि हमें जो है एक प्रॉपर जो है एक सर्वे जो है वो कंडक्ट किया जाता है इसके अंदर में, ठीक है। जो भी पॉवर्टी के लिए कमेटीज बनाई जाती हैं वो प्रॉपर एक सर्वे जो है वो कंडक्ट करती हैं कि किस तरह से सोसाइटी के अंदर, लाइकवाइज किसी एक पर्टिकुलर सोसाइटी में, रूरल एरिया में, अर्बन एरिया में अभी पॉवर्टी की क्या कंडीशन है, ठीक है। उसमें कुछ डिफरेंट डिफरेंट जो है एलिमेंट्स होते हैं। लाइकवाइज उसमें कैलोरी क्राइटेरिया जो है एक लिया जाता है, जिसको हम फर्दर पढ़ेंगे। कैलोरी क्राइटेरिया मतलब कि कितनी कैलोरीज जो है वो इनटेक कर रहा है एक पर्सन एक दिन में। तो इसमें भी अलग अलग कैलोरी इनटेक क्राइटेरिया बनाए गए कि भाई अगर कोई 2400 कैलोरीज इनटेक कर रहा है रूरल एरिया में एक दिन में, तो इट मीन्स कि वो पोअर नहीं है। अगर 2400 कैलोरीज उसे एक दिन की नहीं मिल रही, इट मीन्स वो पोअर है, ठीक है। तो मतलब कि जब कमेटीज अपने सर्वेस कंडक्ट करती हैं तो वो बहुत सारे एलिमेंट्स को जो है उसमें इंक्लूड करती हैं, जिसमें से मैंने एक आपको बताया कैलोरी क्राइटेरिया। इस तरह से एक एक्सपेंडिचर क्राइटेरिया होता है, इनकम क्राइटेरिया होता है। मीन्स के सर्वे में यूज होने वाले जो सभी चीजें हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। एक्सपेंडिचर का मतलब है कि जब कोई कमेटी जो है अपना सर्वे कंडक्ट कर रही है तो वो देखेगी कि एक इंडिविजुअल का जो एक्सपेंडिचर है, ठीक है, एक्सपेंडिचर ही एक्चुअल में हमें बताएगा, या इनकम ही हमें बताएगी कि एक पर्टिकुलर पर्सन जो है वो पोर है कि नहीं है। आप बोल सकते हो कि कैसे। तो मैं अगर आपको बताऊं कि आपका एक्सपेंडिचर बताता है कि आपके पास में कितनी इनकम है या कितना आप फाइनेंशियली स्ट्रांग हैं। लाइकवाइज एक्सपेंडिचर मतलब कि आप किसी भी चीज़ के ऊपर कितना स्पेंड जो है कर रहे हैं। लाइकवाइज अगर आप क्लॉथिंग के ऊपर कितना एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, अपना फूड के ऊपर कितना एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, हाउसिंग के ऊपर कितना एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, और अदर नेसेसिटीज गुड्स जो हैं उनके ऊपर में आप क्या एक्सपेंडिचर कर रहे हैं। तो इस तरह से एक्सपेंडिचर को भी कंसिडरेशन में लिया जाता है और फिर उसके बाद में ये एस्टिमेशन जो हैं वो लाई जाती हैं, जो कि एट द लास्ट कंपोनेंट में हम पढ़ेंगे कमेटीज वाले में, ठीक है। तो अभी मैंने आपको बता दिया क्या पॉवर्टी लाइन, यानी एक लाइन जो है हम डिटरमाइन कर देते हैं कि इस लाइन पे अगर कोई है, लाइकवाइज मैंने एग्जांपल ली 100 रुपये की, तो वो जो है अभी पोअर नहीं है, ठीक है, वो उसको मिनिमम वहां पे जो है चीजें मिल रही हैं। तो वो अगर मिनिमम अफोर्ड कर पाता है उस लाइन पे, तो इट मीन्स कि वो पुअर अभी नहीं है। लेकिन अब यहाँ पे कंसेप्ट जो है उसके बाद में, क्योंकि ये मैंने लाइन जो है एक डिटरमाइन कर दी थी, यहाँ पे मैंने बोला ए और बी लाइन, ठीक है। ए और बी लाइन जो है वो मैंने ड्रा कर दी और मैंने बोला कि ये 100 रुपीज़ जो है मैंने एक डिटरमाइन कर दिया कि किसी के पास में इस लाइन के ऊपर 100 लीटर, जितने भी पर्सन जो है इस लाइन के ऊपर फॉल कर रहे हैं, ठीक है, इस लाइन के ऊपर इस तरह से, ठीक है, इस लाइन के एग्जैक्ट ऊपर, ठीक है, इस लाइन के एग्जैक्ट ऊपर जो यहाँ पे पर्सन्स फॉल कर रहे हैं 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो ये सारे जो है अभी पोअर नहीं है, क्योंकि पास इनके पास में अभी जस्ट इक्वल टू उतनी इनकम है कि वो अपनी बेसिक नेसेसिटीज को जो है एसेस कर पाए। लेकिन अब यहाँ पे स्टोरी ये है कि बिलो पॉवर्टी लाइन, ठीक है, अब जो लाइन हमने डिटरमाइन कर दी इसके बिलो, ठीक है, इससे नीचे जितने पर्सन होंगे, यानी किसी के पास में अगर आप 90 रुपीज हैं तो वो बीपीएल की कैटेगरी में है, यानी बिलो पॉवर्टी लाइन की कैटेगरी में है। क्योंकि अब आपको पता चल गया है कि जो इससे नीचे होगा वो बेसिक नेसेसिटीज जो है, जो कि यहाँ हम इस डेफिनेशन में हमने पढ़ी पॉवर्टी लाइन वाले में, अब वो नहीं ले पा रहा है, उनको असेस नहीं कर पा रहा है, ठीक है। इसलिए वो बी पी एल वाली कैटेगरी में आ गया, यानी बिलो पॉवर्टी लाइन वाली। इसी तरह से एपीएल यानी इससे कोई ऊपर होगा, लाइकवाइज 110 इनकम उसकी है तो वो एपीएल में आ जाएगा, यानी अबव पॉवर्टी लाइन, ठीक है। तो ये आपकी क्या कंसेप्ट है, पॉवर्टी लाइन का कंसेप्ट है, ठीक है। लेकिन अब प्रॉब्लम इसमें क्या अराइज हुई, इन फ्यूचर प्रॉब्लम इसमें क्या अराइज हुई, और ये एक प्रॉपर क्राइटेरिया फॉर द पॉवर्टी एस्टिमेशन क्यों नहीं बन पाया, ठीक है। ये चीज समझना जरूरी है कि इसके क्या फ्लॉज थे, इसमें क्या ड्रॉबैक्स थे, वो समझना जरूरी है। क्योंकि कंसेप्ट अगर आपको समझना है तो इन चीज़ों के ऊपर फोकस करना होगा, बाकी चीज़ें आपको बुक्स में मिल जाएंगी। तो मैं आपको यहाँ पे बताऊं कि अभी यहाँ पे कोई एक पर्सन है जिसकी मैंने आपको जस्ट इनकम जो है अभी बताई मैंने कि उसकी इनकम कितनी है, 100 तो हमने बता दी कि भाई मैक्स मिनिमम है। और यहाँ पे मैंने बोला कि एक पर्सन है उसकी 90 रुपीज़ है, ये भी बीपीएल में है। एक पर्सन है उसकी 80 रुपीज़ है, ठीक है, ये भी बीपीएल में है क्योंकि बिलो पॉवर्टी लाइन है दोनों। एक और पर्सन है उसकी 70 है, ठीक है, वो भी बिलो पॉवर्टी लाइन में है। अब देखो, अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये अराइज हुई कि हम जो है एक क्राइटेरिया ले रहे थे कि इस लाइन से नीचे जितने भी लोग हैं वो बीपीएल हैं, ठीक है, बिलो पॉवर्टी लाइन है, और उनको फिर हमें किस तरह से ट्रीट करना है वो फर्दर पॉलिसीज में जो है वो उसमें गवर्नमेंट जो है पॉलिसीज में अपने जो है टैकल करेगी कि भाई इन पर्सनस को किस तरह से, लाइकवाइज इनको जैसे पीडीएस का सिस्टम था, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, यानी जिसमें हमें
जैसे आपने देखा होगा राशन जो है डिपोज जो हैं ये बनाए गए, ये इन्हीं पर्सन्स के लिए थे, बीपीएल वालों के लिए, कि इनको जो है एक अफोर्डेबल प्राइस पे जो है ग्रेन्स जो है, राइस, वीट जो है ये प्रोवाइड करवाए जाएं, ठीक है। तो अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये अराइज हुई, देखो जो ये 90 रुपीज वाला पर्सन है और ये 70 रुपीज वाला पर्सन है, ये दोनों ही बिलो पॉवर्टी लाइन है, ठीक है। क्योंकि बिलो पॉवर्टी लाइन हमें बताती थी कि इससे नीचे वाले पर्सन जो है वो बिलो पॉवर्टी लाइन है, लेकिन ये नहीं बता सकती कि भाई कौन से लोग जो हैं वो बिलो पॉवर्टी लाइन के भी बिलो में हैं, ठीक है, डाउन में हैं, और कौन जो है यहाँ पे एक कोई तो एक पर्सन यहाँ पे होगा। एक मिनट में यहाँ पे कलर चेंज करके आपको बता दूं, यहाँ पे कोई तो यहाँ पे इस वाली पोजीशन पे लाई कर रहा होगा 90 वाली, और कोई हो सकता है 10 वाली पे हो, लेकिन है तो दोनों ही बिलो पॉवर्टी लाइन है, दोनों ही बीपीएल हैं। तो इन दोनों को कैसे पता चले कि कौन सा जो है वो अपर सेक्शन में है और कौन सा जो है वो बिल्कुल डाउन में है तो दोनों बीपीएल हैं, ठीक है। दोनों के लिए पॉलिसी सेम बनाई जाएंगी। 90 रुपीज वाले को भी जो वीट है, राइस है, वो 2 रुपीज 3 रुपीज पर केजी दी जाएगी, और 10 रुपी वाले को भी 2 रुपीज 3 रुपीज पर केजी दी जाएगी पीडीएस सिस्टम में, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ पे डेप्थ तो है ना, यहाँ पे गैप तो है, काफी गैप है, ठीक है। एक 90 रुपी है और एक 10 रुपी पे है, दोनों में कितना गैप है, 80 रुपी का गैप है, लेकिन दोनों ही बीपीएल में आ रहे हैं। तो बीपीएल का ये था कि बीपीएल का एक ड्रॉबैक आप ये बोल सकते हो कि इसमें हमें ये तो पता चल गया कि कितने लोग जो हैं वो बिलो पॉवर्टी लाइन में हैं, पर ये नहीं पता चल पाया कि द डेप्थ ऑफ द पॉवर्टी क्या है भाई, ठीक है। डेप्थ ऑफ द पॉवर्टी क्या है कि भाई कितना गैप है किसके अंदर, अपने पॉवर्टी की पीपल्स के अंदर में कितना गैप है, ठीक है, कितनी इनइक्वालिटी है, वो हमें नहीं पता चल पाई, ठीक है। तो इस कमी को पूरा करने के लिए बाद में जो है हमने क्या लाया, हमने लाया पॉवर्टी गैप इंडेक्स, ठीक है। पॉवर्टी गैप इंडेक्स जो कि इसी लेक्चर में नेक्स्ट आपको पढ़ाऊंगा। तो हमें मतलब गैप पता करना था, ये जो गैप था 90 और 10 के बीच में, ये गैप कैसे पता चलेगा, इसके लिए हमने फर्दर जो है और इंडेक्स लाए। तो यहाँ पे बीपीएल जो है कहीं काफी हद तक ठीक रहा, क्योंकि बीपीएल जो है आपको पता है राशन कार्ड्स की फैसिलिटीज दी गई इन बीपीएल्स को, ठीक है। इनके लिए राशन डेपोज को जो है वो खोला गया, पीडीएस सिस्टम आया, ठीक है। पहले टारगेटेड बेस्ड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम था, फिर रैम्पेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम आया, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट जो है ये मर्ज होता गया, इसके अंदर जो है फूड आइटम्स जो है वो जुड़ती गई, जैसे वीट, राइस, शुगर, ठीक है। तो ये सब चीज़ें जो है इसमें आती गई। ये किसकी वजह से आया, ये बीपीएल की वजह से ही आया, ठीक है। हमें जब एक एस्टिमेशन मिल गया उसके बाद में ही ये चीज़ें आई। तो होप कि आपको ये कंसेप्ट जो है वो समझ आ गया होगा कि भाई बीपीएल का क्या मतलब है, और बीपीएल के फ्लॉज भी जो है मैंने आपको बता दिए। अब नेक्स्ट जो है यहाँ पे वो है सबसे पहले टाइप्स ऑफ पॉवर्टी। लेकिन टाइप्स ऑफ पॉवर्टी पढ़ाने से पहले जो है मैं आपको एक बार जो मैंने अभी पॉवर्टी गैप इंडेक्स की बात की, वो मैं अगर आपको बता दूं तो आपके माइंड में जो है इसके रिलेटेड जो है वो आपको चीज़ें जो है वो समझ आ जाएंगी। यहाँ पे देखो, यहाँ पे है हेड काउंट रेशियो, ठीक है, या फिर इसको गैप रेशियो भी आप बोल सकते हैं। एक मिनट, यहाँ पे होगा हेड काउंट रेशियो, हाँ ये पॉवर्टी गैप इंडेक्स, ठीक है। ये गैप इंडेक्स है जो हमें बता रहा है यहाँ पे, ठीक है। Poverty gap index is where is the total population of poor who is living at or below the poverty line, and is the income of poor household. In the calculation, all household whose household whose income is below the poverty line are not considered, because poverty gap index is measure of depth of the poverty below the poverty line, ठीक है। मैंने आपको बताया कि बिलो पॉवर्टी लाइन के अंदर उसके नीचे भी कितनी डेप्थ है पॉवर्टी की, वो कौन बताएगा, वो बताएगा आपको पॉवर्टी गैप इंडेक्स। अगर आपको क्वेश्चन आ जाए कि भाई पॉवर्टी लाइन के अंदर में पॉवर्टी की डेप्थ कितनी है, ठीक है, हाउ टू मेजर द डेप्थ ऑफ पॉवर्टी अंडर द बिलो पॉवर्टी लाइन, विच इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर दिस एस्टिमेशन, तो आपको आंसर जो है वो पता होना चाहिए, वो है पीजीआई, ठीक है, पॉवर्टी गैप इंडेक्स। गैप जहां पे आ गया यानी डेप्थ क्या है उसकी, वो आपको पता होना चाहिए। तो उसके लिए आपका जो है अलग से एक इंडेक्स आया, जिसको हमने क्या बोला, पॉवर्टी इंडेक्स, पॉवर्टी गैप इंडेक्स, जो कि क्लियरली यहाँ पे मेंशन है कि ये सिर्फ हमें बिलो पॉवर्टी लाइन नहीं बताता था, बल्कि ये हमें बताता था कि डेप्थ ऑफ द पॉवर्टी क्या है बिलो पॉवर्टी लाइन के अंदर, ठीक है। तो होप ये चीज़ भी आपको समझ आ गई होगी। अब मैं आपको लेके चलूंगा सीधा आपके जो है यहाँ पे टाइप्स, ठीक है। टाइप्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपको, ठीक है। एब्सोल्यूट पॉवर्टी एंड रिलेटिव पॉवर्टी, दो ही टाइप्स हैं आपकी आपके पॉवर्टी में। तो एब्सोल्यूट पॉवर्टी सिंपल, जिसकी मैं अभी बात कर रहा हूँ, बिलो पॉवर्टी लाइन की बात की मैंने, आपके साथ में पॉवर्टी गैप इंडेक्स की बात की। तो ये क्या है, ये सिंपल एब्सोल्यूट यानी जो क्रूड पॉवर्टी है, ठीक है, जो कि किसी और काज की वजह से नहीं है, आपके अपने काज की वजह से है। यानी आपके पास में इनकम कम है, सबसे पहली चीज, आपको बेसिक नीड्स नहीं मिल पा रही, आपको बेसिक फैसिलिटीज नहीं मिल पा रही, यू आर डायमेंशनली पोअर, अगर आप पोअर हैं,
तो इसलिए पॉवर्टी जो होगी वो होगी एब्सोल्यूट पॉवर्टी, जो कि है एब्सोल्यूट टर्म का मतलब ही है कि एब्सोल्यूट टर्म है, यानी अपने आप में जो पॉवर्टी है, ठीक है, उसे हम बोल देंगे एब्सोल्यूट पॉवर्टी। यहाँ पे डेफिनेशन जो है वो आपको मिल जाएगी कि यहाँ पे जिसमें ये सब चीज़ें जो है वो नहीं होगी। लेकिन दूसरी बात आती है रिलेटिव पॉवर्टी की, ठीक है। रिलेटिव पॉवर्टी यानी यहाँ पे पर्सन ए है, यहाँ पे पर्सन बी है, ठीक है। अब पर्सन ए की इनकम जो है वो 100 है और पर्सन बी की इनकम जो है वो 200 है, लेकिन हमें पहले ही पता है कि जो पर्सन ए है वो अभी एब्सोल्यूट पुअर नहीं है, अगर कि इनकम उसकी 100 है पर डे की, क्योंकि मैंने अभी अगर हम जो एग्जांपल लेके चल रहे हैं उसके अकॉर्डिंग, ठीक है, कि किसी के पास में अगर 100 रुपीज़ हैं तो वो पुअर नहीं है। हमें ये पता चल गया कि इसके पास में 100 रुपीज़ हैं, ये एब्सोल्यूट पुअर नहीं है, ठीक है, कि अपने आप में ये पुअर नहीं है क्योंकि इसको बेसिक मिनिमम नेसेसिटीज़ के लिए 100 रुपीज़ पर डे मिल रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं लेकिन कहीं ना कहीं ये जो है ये इसके कंपेयर में, बी के कंपेयर में, पर्सन बी के कंपेयर में अभी भी पुअर है, क्योंकि पर्सन बी की इनकम 200 है, इसकी इनकम जो है 100 है, दोनों के अंदर जो है गैप है वो है 100 रुपीज़ का। ये इस तरह की पॉवर्टी को क्या बोलेंगे हम, जब कंपेयर करेंगे, जब एक दूसरे के साथ में रिलेट करके देखेंगे, वो क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी रिलेटिव पॉवर्टी। अब यहाँ पे आपको एक चीज़ समझने वाली ये है कि जो रिलेटिव पॉवर्टी है वो क्रॉनिक नहीं है, यानी रिलेटिव पॉवर्टी जो है वो सोसाइटी के लिए जो है रिस्क नहीं है, वो एक एवेल नहीं है। जो एक्चुअल प्रॉब्लम है सोसाइटी में पॉवर्टी की, वो कौन सी है, एब्सोल्यूट पॉवर्टी, ठीक है। अगर एब्सोल्यूट पॉवर्टी है सोसाइटी में तो वो ज़्यादा हार्मफुल है सोसाइटी के लिए, रिलेटिव पॉवर्टी जो है वो इतना हार्मफुल नहीं है। अब यहाँ पे मैंने आपको एक चीज़ और स्टार्टिंग में बताई थी कि किस किस तरह से जो है अलग अलग जो है एस्टिमेशन जो है यानी मेजर जो है मेथड जो है वो यूज़ किए जाते हैं पॉवर्टी को मेजर करने के लिए। तो क्वेश्चन जो है वो इसमें से आ सकता है कि भाई रिलेटिव पॉवर्टी को मेजर करने के लिए क्या क्या इंस्ट्रूमेंट्स हैं, या एब्सोल्यूट पॉवर्टी को। एब्सोल्यूट पॉवर्टी के लिए मैंने आपको बता दिया कि इनकम, एक्सपेंडिचर, कैलोरीज, ठीक है, इन सब चीज़ों को हम देखते हैं, या इनकम भी हम इसमें देख सकते हैं, ठीक है, बीपीएल भी इसमें आ सकता है, ठीक है। ये सब चीज़ें एब्सोल्यूट के लिए हैं जो कि बनी है, क्योंकि जो कमेटीज जो हैं वो इनको यूज़ करती हैं, ठीक है। लेकिन एब्सोल्यूट पॉवर्टी के लिए, सॉरी, रिलेटिव पॉवर्टी के लिए आपके पास में दो स्पेशल इंस्ट्रूमेंट है, एक आपके पास में गिनी कॉफिशिएंट है और दूसरा लॉरेंस कर्व है, ठीक है। कौन से मैंने बोला, एक मैंने बोला गिनी कॉफिशिएंट और दूसरा मैंने बोला लॉरेंस कर्व, ठीक है। ये दोनों ही मैं इस लेक्चर में आगे कवर करूंगा, इसका क्या मतलब है। तो बेसिकली रिलेटिव पॉवर्टी हमें क्या बताती है, हमें बताती है इनइक्वालिटी, जैसे मैंने अभी एग्जांपल दी ए और बी की। तो यानी ए और बी के बीच में कितनी इनइक्वालिटी है, हमने देखा कि 100 रुपीज़ की इनइक्वालिटी है, एक के पास में 100 है, दूसरे के पास में 200 है, तो एक 100 जो है 100 जो है उसकी इनइक्वालिटी है उन दोनों के बीच में। तो जो हमारी रिलेटिव पॉवर्टी है ये हमें इनइक्वालिटी बताती है, लेकिन एब्सोल्यूट पॉवर्टी जो है ये एक एब्सोल्यूट इमेज हमें देती है कि भाई एक्चुअल में कितने पोर हैं एक सोसाइटी के अंदर, ठीक है। तो ये दो टाइप्स थी जिनके लिए अलग अलग इंस्ट्रूमेंट हैं जो मैं आगे बताऊंगा अभी, ठीक है। यहाँ पे और चीज़ें जो हैं वो लिखी हुई हैं आपके बेसिक कंसेप्ट्स को जो है वो स्ट्रॉन्ग करने के लिए, कि पॉवर्टी के बेसिक इश्यूज़ क्या है भाई, ये फूड, क्लॉथिंग, वॉथिंग, ये वो जो आपको नोट्स में मिल जाएगा, ये आप यहाँ से पढ़ सकते हैं, इसके ऊपर मैं ज़्यादा फोकस नहीं करूँगा। यहाँ पे काजेज़ क्या है पॉवर्टी के लिए, ये भी समझना आपको ज़रूरी है कि भाई पॉवर्टी दिन ब दिन क्यों जो है वो ज़्यादा हो रही है ओवरऑल दी वर्ल्ड वाइड, या फिर आप इंडिया में स्पेशली बोल सकते हैं कि पॉवर्टी इतनी ज़्यादा क्यों है, ठीक है। राइट आफ्टर द इंडिपेंडेंस जो है हमने देखा कि पॉवर्टी जो है वो मोर देन 20% जो है इंडिया में रही है, जो कि आगे मैं आपको बताऊंगा कि भी डिफरेंट डिफरेंट एस्टिमेशंस के अकॉर्डिंग कितनी पॉवर्टी है इंडिया में, ठीक है, और करंट पॉवर्टी लेवल क्या है इंडिया में, वो भी मैं आपके साथ में डिस्कस करूंगा। तो सबसे पहले वी हैव टू फोकस ऑन दी वेरियस काजेज जो कि कंट्रीब्यूट करते हैं आपकी पॉवर्टी को प्रमोट करने के लिए, या फिर पॉवर्टी को और बूस्ट करते हैं। तो सबसे पहले है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड द फॉरमोस्ट आपका जो कॉजेज रहेगा वो रहेगा पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। इट मीन्स कि जो पॉपुलेशन है वो इतनी ज़्यादा है, इतनी ज़्यादा है कि द रिसोर्सेज जो हमारे पास में हैं वो इतने जो है अवेलेबल नहीं है, या यू सिंपली से दैट कि द पॉपुलेशन इज़ अनलिमिटेड एंड द रिसोर्सेज आर लिमिटेड, ठीक है। कि हमारी वांट्स जो हैं, हमारी नीड्स जो हैं वो अनलिमिटेड हैं, पर हमारे रिसोर्सेज जो हैं वो लिमिटेड हैं, ठीक है। जब पॉपुलेशन जो है इतनी ज़्यादा हो जाएगी, जो कि हमारे पास रिसोर्सेज हैं वो कम होंगे। रिसोर्सेज भी मीन्स कि हाउसिंग जो है एक रिसोर्स है, मिनरल्स जो है एक रिसोर्स है, वाटर जो है एक रिसोर्स है, फ्रेश एयर जो है एक रिसोर्स है, क्रूड ऑयल जो है एक रिसोर्स है। तो इस तरह से बहुत सारे रिसोर्सेज हैं, ठीक है। कोल एक रिसोर्सेज है, इलेक्ट्रिसिटी एक रिसोर्सेज है। तो यानी जब पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा हो जाएगी कि ये रिसोर्सेज जो हैं ये उसके कंपेयर में कम हो जाएंगे, तो हम कहते हैं कि पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो रहा है। लाइकवाइज आपको पता है कि
अभी अगर आप एक करंट सर्वे देखेंगे तो इंडिया ने जो है वो सरपास कर दिया है चाइना की पॉपुलेशन को, ठीक है। अगर आपको आपने देखा होगा न्यूज़ में तो एक जो रफ एस्टिमेशन के अकॉर्डिंग जो है इंडिया ने सरपास कर दिया है चाइना की पॉपुलेशन को। इट मीन्स कि इंडिया इस टाइम पे वर्ल्ड नंबर 1 पे है पॉपुलेशन में। यही जो है मेन कंट्रीब्यूटर है किसको, पॉपुलेशन को जो है पॉवर्टी को, ठीक है। जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन होगी इतना हम मिसमैनेज करेंगे रिसोर्सेज को, वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज होगी, ठीक है। अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज जो है बहुत कम होगी, जिसके के फर्दर काजेज होंगे किसको फर्दर काज होंगे हमारे पॉवर्टी जो है, पॉवर्टी लेवल जो है वो ज़्यादा होगा। तो ये जो है ये हमारे पास में एक काज है। सेकंड है हमारे पास में लिमिटेड रिसोर्सेज। वो ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ कि वांट्स एंड नीड्स जो है वो अनलिमिटेड है, पर रिसोर्सेज जो है वो लिमिटेड है। रिसोर्सेज में मैंने आपको अलग अलग चीज़ें जो है वो मेंशन करके बताई हैं, ठीक है। वीक इंस्टीट्यूशंस का मतलब है कि जो पॉवर्टी को कम कर सकते हैं इंस्टीट्यूशंस, जो चीज़ें पॉवर्टी को कम कर सकती हैं वो अपने आप में इतनी स्ट्रांग नहीं हैं कि वो अच्छे से टैकल कर पाएँ सोसाइटी को। लाइकवाइज इंस्टीट्यूशंस में आप बोल सकते हैं कि गुड इंफ्रास्ट्रक्चर, गुड फैसिलिटीज़ ऑफ कॉलेज यूनिवर्सिटीज़, गुड फैसिलिटीज़ ऑफ मेडिकल स्टाफ, गुड फैसिलिटीज़ ऑफ मेडिकल टेक्नोलॉजीज़, या फिर गुड फैसिलिटीज़ ऑफ मेडिकल हॉस्पिटल्स, ठीक है। इस तरह से जो चीज़ें हैं वो जो हैं वो वीक हैं, वीक इंस्टीट्यूशंस हैं। आप बोलेंगे कि हो दे दिस इंस्टीट्यूट्स कंट्रीब्यूट टू कंट्रोल पॉवर्टी, तो मैं आपको सीधा बोलूँगा कि अगर आपके पास में उतना इनफ मनी नहीं है, इतना इनफ इनकम्स जो है, अर्निंग्स नहीं है कि आप जो है अपना इलाज जो है अच्छे से करवा पाएँ, क्योंकि चीज़ें जो हैं कॉस्टली हैं, उस तरह के उस लेवल के इंस्टीट्यूशंस जो हैं, मेडिकल इंस्टीट्यूशंस जो हैं आपके रूरल एरिया में अवेलेबल नहीं है। अच्छा, उसके बाद में वो रोड ट्रांसपोर्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे जो उसकी सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर मैंने फर्स्ट लेक्चर में आपके साथ में डिस्कस किया था, वो उतना स्ट्रांग नहीं है कि हम पॉवर्टी को जो है कंट्रोल कर पाएँ, ठीक है। इस तरह से करप्शन जो है वो अनदर काज है। लैक ऑफ एजुकेशनल लिटरेसी, कलोनियल आपका जो पास्ट था, लाइकवाइज कलोनियलिज्म के टाइम पे जो है, जो हमने देखा कि ब्रिटेन से जो जितना भी था जो हमारा मूवमेंट ऑफ रॉ मटेरियल, दिस ऑल थिंग्स, ठीक है। तो ये सारा उसमें आ जाएगा आपका कि ये जो है ये कुछ पास्ट एक्सपीरियंसेस हैं हमारे, या फिर कुछ प्रेजेंट वीकनेसेस हैं इंस्टीट्यूशंस की, जो काज कर रही हैं पॉवर्टी के लेवल को अप करने में, ठीक है। तो ये सब आपको माइंड में क्लियर होना चाहिए कि इन इन चीज़ों की वजह से पॉवर्टी जो है वो क्रॉनिक लेवल पे अभी तक पहुंची हुई है इंडिया में, ठीक है। सो नेक्स्ट है आपका काजिज। अगेन काजिज जो है यहाँ पे कुछ और मेंशन किए गए हैं जो आपको नोट्स में से इजीली मिल जाएंगे जब आप नोट्स लेंगे। अब यहाँ पे जो है एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अभी तक की क्या इमेज रही है इंडियन पॉवर्टी लेवल की, ठीक है। तो इंडियन पॉवर्टी एनालिसिस में अगर आप देखें तो यहाँ पे सबसे पहले एक कमेटी जो है सी रंगाराजन मेथोडोलॉजी यहाँ पे लिखा है, यानी आगे हम कमेटीज में पढ़ेंगे भी रंगाराजन कमेटी। तो उनके अकॉर्डिंग इंडिया में 29.5% जो है वो पॉपुलेशन जो है अभी भी पोर है, ठीक है। इसी तरह से सुरेश तेंदुलकर कमेटी के अकॉर्डिंग 21.9% जो है वो अभी भी पोर हैं। वर्ल्ड बैंक के अकॉर्डिंग 21.2, और वर्ल्ड बैंक के की अलग से एक एस्टिमेशन जो आई थी उसमें 12.4 जो है इतना बताया गया। तो यहाँ इसमें से मोस्ट एक्सेप्टेबल कौन सी है वो मैं आपको बता दूं, तो वो आपकी तेंदुलकर कमेटी है, और वर्ल्ड बैंक की एस्टिमेशन आप बोल सकते हैं। या ओवरऑल अगर हम प्रेजेंट सिचुएशन की बात करें तो आप बोल सकते हैं कि इंडिया में 21.9% अप्रॉक्स पॉपुलेशन जो है वो अभी भी पोअर है, ठीक है। तो ये आपकी एक एस्टिमेशन है जो आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए कि भाई आखिर इंडिया में पॉवर्टी लेवल है कितना, ठीक है। तो मतलब कि ओवरऑल पॉपुलेशन का अभी भी 21.5% या 9% पॉपुलेशन अभी भी पोअर है, ठीक है। तो यहाँ पे एक और स्लाइड जो है मैंने ऐड की है कि आपके माइंड में एक चीज़ क्लियर हो सके कि इंडिया में वो कौन कौन सी स्टेट हैं वो जो ज़्यादा पोअर हैं, और कौन सी हैं जो अभी अच्छी कंडीशन में हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो है आपको यहाँ पे इतनी स्टेट्स जो हैं वो आपको रेड कलर में, जो डार्क रेड कलर में जो आपको दिखाई दे रही हैं, वो अबव 25% जो है उनमें पॉपुलेशन, सॉरी 45% से भी ज़्यादा पॉपुलेशन जो है उनकी वो जो है अभी भी पुअर है, ठीक है। तो यहाँ पे आप मेजर जो स्टेट्स हैं वो देख सकते हैं। यहाँ पे बिहार है, आपका यूपी है, ठीक है, एमपी है, आपका छत्तीसगढ़ है, उड़ीसा है, वेस्ट बंगाल है, और यहाँ पे आपका असम है, यहाँ पे मणिपुर है। तो ये मोस्टली स्टेट्स जो हैं यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये स्टेट जो हैं इनमें जो पॉपुलेशन है उनकी 45 से भी अबव पॉपुलेशन जो है
वो अभी भी पुअर है। तो ये आपके माइंड में एक एस्टिमेट हो जाएगा कि इंडिया में इस तरह ये जो स्टेट्स हैं, मोस्टली यहाँ पे आप मिडल वाली बोल सकते हो और नॉर्थ ईस्ट वाली बोल सकते हैं, ये वाली जो है वो अभी भी जो है पुअर हैं, ठीक है, इंडिया में। और कुछ स्टेट जो हैं वो बेटर कर रही हैं यहाँ पे, वो आपको दिखाई दे रही हैं, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे किस तरह से परसेंटेज जो है वो बढ़ता या फिर कम हुआ होता दिखाई दिया है ईयर बाय ईयर इंडिया में, ठीक है। तो ये भी आपको स्लाइड्स में मिल जाएगा। रूरल अर्बन जो है अलग अलग से करके दिखाया गया है। मेजरमेंट के लिए मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि इनकम मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड होता है। एक तो ये कि आपकी क्या इनकम्स हैं, उससे हमें पता, अगर आपकी इनकम्स जो है पता चल जाए कि आप कितनी अर्निंग्स जो है कर रहे हैं, तो ये ईजी हो जाता है कि हम एक देश में कितने पोर हैं उसका पता लगा सकें। और दूसरा मेथड जो है कि लोग कितना जो है खर्च कर रहे हैं, अगर हमें वो पता चल जाए तो हम जो पॉवर्टी लेवल है वो पता जो है एक सोसाइटी में कर सकते हैं, ठीक है। तो ये दो एस्टिमेशन हैं। इसके अलावा कैलोरी क्राइटेरियाज या फिर वो जो जो भी छोटे क्राइटेरियाज हैं वो कमेटीज में जो है मेंशन होंगे, वो मैं आपको बताऊंगा। तो नेक्स्ट जो है आपका यहाँ पे है कि किस तरह से मेजर किया जा सकता है एब्सोल्यूट पॉवर्टी को, जो कि मैंने आपको पहले ही बताया कि एक कैलोरी क्राइटेरिया होता है या मिनिमम कंजम्पशन एक्सपेंडिचर क्राइटेरिया होता है। मिनिमम कंजम्पशन एक्सपेंडिचर क्राइटेरिया मतलब कि आप अपने वेजिटेबल्स के ऊपर आप अपनी फूड फूड की जितनी भी आइटम्स हैं उनके ऊपर कितना मिनिमम जो है खर्चा कर रहे हैं, ठीक है, कंजम्पशन के लिए। तो अगर वो पता चल जाए तो उससे भी हमें जो है पॉवर्टी का जो है एस्टिमेशन हो सकता है। यानी जो भी कमेटीज होती हैं वो इन सब एस्टिमेशन एस्टिमेट करने के लिए इन सब क्राइटेरियाज को जो है वो फॉलो करती हैं, ठीक है। लाइकवाइज आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि यहाँ पे क्राइटेरिया कैलोरी क्राइटेरिया में जो है आपको दिख रहा होगा कि इंडिविजुअल गेट्स फ्रॉम, यहाँ पे लिखा है एनर्जी दैट एन इंडिविजुअल गेट्स फ्रॉम द फूड दैट ही ईट्स एवरी डे इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ कैलोरीज। कैलोरीज क्या है कि जो एनर्जी उसे मिलती है जो रोज की वो इनटेक करता है फूड को। इन इंडिया प्लानिंग कमीशन in India, a planning commission is of the opinion that an individual in a rural area must get 2400 कैलोरीज, ठीक है। जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि रूरल एरिया में अगर एक व्यक्ति एक इंडिविजुअल 2400 कैलोरीज इनटेक करता है, किसके अकॉर्डिंग, प्लानिंग कमीशन के अकॉर्डिंग, ठीक है। इंडिया में जो है प्लानिंग कमीशन के अकॉर्डिंग 2400 कैलोरीज अगर एक इंडिविजुअल इनटेक करता है रूरल एरिया में तो वो पुअर नहीं है। और अर्बन में अगर वो 2100 जो है वो करता है तो भी वो पुअर नहीं है। और यहाँ पे आप पूछ सकते हैं कि ये डिफरेंसेस क्यों हैं, एक में 2400 और एक में 2100। तो इसका मतलब सिंपल मतलब यही है कि जो माना जाता है कि जो रूरल एरिया में लोग हैं, जो इंडिविजुअल्स हैं, उन्हें कैलोरी इनटेक की ज़रूरत जो है ज़्यादा होती है, बिकॉज कि वो जो काम होता है, लेबर वर्क जो होता है वो ज़्यादा परफॉर्म करते हैं एज कम्पेयर टू अर्बन एरिया, ठीक है। तो ये एक में इसमें एक रीज़न रहेगा, ठीक है। इसी तरह से कंजम्पशन, यहाँ पे मिनिमम कंजम्पशन एक्सपेंडिचर अप्रोच भी आप देख सकते हैं, क्राइटेरिया भी देख सकते हैं कि कोई पर्सन जो है अगर वो 80, यहाँ पे देखो 816 रुपी जो है पर कैपिटा पर मंथ जो है स्पेंड करता है रूरल एरिया में, तो वो पुअर नहीं है। और अर्बन एरिया में 1000 रुपीज़ अगर पर मंथ कोई स्पेंड करता है तो वो पुअर नहीं है, या एक्सपेंडिचर है उसका। अब आप पूछ सकते हैं कि यहाँ पे 816 और यहाँ पे 1000 क्यों है, यहाँ पे अपोजिट क्यों है, वहाँ पे कैलोरीज रूरल में ज़्यादा थी, यहाँ पे रूलर्स में एक्सपेंडिचर कम है। इट सिंपली मीन्स दैट कि जो चीज़ें हैं, जो इन्फ्लेशन है वो रूरल एरिया में कम होता है, इसलिए वो चीज़ें जो हैं वो सस्ती मिल सकती हैं रूरल एरिया में, इसलिए वहाँ 816 रुपी रखा गया है। और अर्बन एरिया में 1000 रखने का मतलब ये है कि वहाँ पे चीज़ें जो हैं वो कॉस्टली होती हैं ड्यू टू इन्फ्लेशन, और ड्यू टू यू से दैट ड्यू टू अर्बनाइजेशन जो है वहाँ पे चीज़ें जो है वो महंगी होंगी, इसलिए वहाँ पे 1000 और वहाँ पे 816 रुपीज़ जो है वो रखा गया है, ठीक है। और ये वाला जो है ये भी जो है आपका नीति आयोग, इंडियन नीति आयोग के अकॉर्डिंग जो है वो वैल्यूज जो है वो रखी गई हैं, ठीक है। ये आपको वैल्यूज जो है वो याद रखनी है अपने माइंड में, नोट्स आपको मिल जाएंगे। इसके बाद एक और चीज़ है, वो है आपका हेड काउंट रेशियो। हेड काउंट का रेशियो का मतलब ये है कि जब हम सिंपली नंबर ऑफ पुअर डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पॉपुलेशन कर देंगे, जैसे कि आप पर कैपिटा इनकम निकालते हैं ना, जैसे कि जीडीपी पर टोटल पॉपुलेशन कर देते हैं, ठीक है। इसी तरह से अगर आपको पर हेड मतलब हेड काउंट इंडेक्स निकालना है, कि मतलब हर एक पर्सन का हेड पर हेड जो है अगर आपको वैल्यू निकालनी है, तो टोटल नंबर ऑफ पुअर डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पॉपुलेशन कर देंगे तो आपके पास में हेड काउंट इंडेक्स आ जाएगा। आपको सिंपली पूछा जा सकता है हेड काउंट इंडेक्स का फॉर्मूला, तो आपको पता होना चाहिए नंबर ऑफ पुअर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पॉपुलेशन, ठीक है। तो ये आपका हेड काउंट रेशियो, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे जो है एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस ये आपको नोट से मिल जाएंगी। ये पॉवर्टी गैप इंडेक्स हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। उसके बाद में आपके पास में है मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, एमपीआई, ठीक है, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, ठीक है। कब आया ये? 2010 में आया, ठीक है। 2010 में ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट
जो थी 10th, ठीक है, यानी 2010 की जो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट थी, उसी में जो है इसको मेंशन किया गया था, किसको, आपका मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स को। उससे पहले जो है ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स आता था, लेकिन उसको मर्ज करके जो है हमें मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स बनाया गया। अब यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो आपको समझना जरूरी है कि भाई इसको क्यों लाया गया। अभी तक हम बात कर रहे थे किसकी, कैलोरीज की, एक्सपेंडिचर की, इनकम की, ठीक है, अभी तक जो ऊपर हमने बात की, ठीक है। लेकिन उसके बाद में ये रियलाइज किया गया कि अगर किसी के पास में इतनी कैलोरीज हैं, मतलब इतना कैलोरी इनटेक कर रहा है, इतनी इनकम है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो पुअर नहीं है। अब कोई पर्सन जो है वो डायमेंशनली पुअर भी हो सकता है, ठीक है, मल्टी डायमेंशनली पुअर भी हो सकता है। लाइकवाइज 3 जो है वो इंडिकेटर्स दिए गए, 3 जो है वो एलिमेंट्स दिए गए। एक था हेल्थ, दूसरा था एजुकेशन और लिविंग स्टैंडर्ड, ठीक है। ये तीनों वही हैं जो आप अपने ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में देखते हैं, ठीक है, एचडीआई में देखते हैं। तो यहाँ पे हेल्थ, एजुकेशन और लिविंग स्टैंडर्ड जो है वो दिया गया। अब इसमें फर्दर 10 जो है इंडिकेटर्स बताए गए, 3 एलिमेंट्स बताए गए और 10 इंडिकेटर्स बताए गए। अब इंडिकेटर्स में हेल्थ में बताया गया न्यूट्रिशन, चाइल्ड मोर्टेलिटी, एजुकेशन में ईयर ऑफ स्कूलिंग या स्कूल अटेंडेंस, और लिविंग स्टैंडर्ड में कुकिंग, फ्यूल, सैनिटाइजेशन, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, फ्लोर, असेट्स, ठीक है। मतलब ये सारी चीजें होना भी बहुत जरूरी है अगर किसी को हम पुअर डिक्लेयर कर रहे हैं उससे पहले, ठीक है। अगर किसी के पास में ये सब चीजें हैं तो वो मल्टी डायमेंशनल पुअर नहीं है। अगर ये नहीं है तो वो पुअर तो नहीं है पर वो मल्टी डायमेंशनल पुअर है, क्योंकि उसके पास में जो अदर इंडिकेटर्स हैं, वो अदर फैसिलिटीज हैं, वो नहीं है, ठीक है। तो ये सिंपली मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स का क्वेश्चन था। इसमें से क्वेश्चन यही आ सकता है कि कितने एलिमेंट्स हैं, 3 एलिमेंट्स हैं, हेल्थ, एजुकेशन एंड लिविंग स्टैंडर्ड, और इंडिकेटर्स कितने हैं, 10 इंडिकेटर्स हैं, ठीक है, ये जो आपके नोट्स में मेंशन है। अब यहाँ पे पॉवर्टी इंडेक्स के अकॉर्डिंग, ठीक है, पॉवर्टी इंडेक्स के अकॉर्डिंग आप देख सकते हो कि कौन सी स्टेट जो है वो कैसा परफॉर्म कर रही है। यहाँ पे दिखा है मल्टी डायमेंशनल पुअर, ठीक है। तो एक चीज मैं आपको बता दूं कि ये जो ह्यूमन डेवलपमेंट सॉरी आपकी ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट जो आती है, इसमें जो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स के बारे में बताया जाता है, उसमें ये बताया गया है कि इंडिया में सबसे ज्यादा मल्टी डायमेंशनल पुअर है, ठीक है। ये आपको याद रखना है कि इंडिया में सबसे ज्यादा मल्टी डायमेंशनल पुअर है, और इंडिया के अंदर बिहार जो है वो टॉप पे है, और केरला जो है वो सबसे लास्ट पे है, ठीक है, किसमें, मल्टी डायमेंशनल पुअर में भी। मतलब कि बिहार में सबसे ज्यादा पॉवर्टी है, मल्टी डायमेंशनल पुअर सबसे ज्यादा बिहार में है 51.9, और केरला में आपके 0.7% जो है सबसे कम जो है मल्टी डायमेंशनल पुअर है। और ये इमेज भी आपको माइंड में कंसेप्ट क्लियर कर देगी कि कौन सी स्टेट की पोजीशन क्या है, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है आपका वो यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक चीज और लिखी है कि 25% ऑफ इंडियन मल्टी डायमेंशनल पुअर, ठीक है। मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स के अकॉर्डिंग जो है 25% ऑफ पॉपुलेशन जो है इंडिया की, वो अभी भी मल्टी डायमेंशनली पुअर है, ओवरऑल पॉपुलेशन, ठीक है। और भी यहाँ पे और चीजें जो है आपको मिल जाएंगी। अब यहाँ पे एक चीज है कि किस तरह से भाई पॉवर्टी को रिमूव किया जा सकता है, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट कि पॉवर्टी को किस तरह से रिमूव किया जा सकता है, ठीक है, वो आपका यहाँ पे आ जाएगा। फ्री एजुकेशन, ठीक है, जो कि ऑलरेडी चल रही है, ठीक है, क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करवाई जाए, फ्री एजुकेशन प्रोवाइड कराई जाए, गवर्नमेंट ग्रांट्स, यानी गवर्नमेंट जो है सब्सिडीज दे, गवर्नमेंट जो है असिस्टेंस दे, कंपनसेशन दे, ठीक है, जॉब की क्रिएशन हो ज्यादा ज्यादा, ठीक है। ये वही सारी चीजें हैं जो हम स्टार्टिंग से पढ़ते आए हैं, किसके लिए, सोशल डेवलपमेंट के लिए, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए। भाई जॉब क्रिएशन करो, एम्प्लॉयमेंट बनाओ, ठीक है, पॉवर्टी को कम करो, ठीक है, उसके बाद में स्कूलिंग की अच्छी फैसिलिटीज हो, हेल्थ की अच्छी फैसिलिटीज हो। तो ये सब चीजें जो हैं ये इसमें आपको मिल जाएंगी कि अगर हमें मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स जो है, या फिर मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी को कम करना है, तो इन सब चीज़ों की जो है अवेलेबिलिटी होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। उसके बाद में ये आपको नोट्स में मिल जाएगा, क्योंकि इसमें कुछ ऐसे टेक्निकल चीज़ है नहीं है, इजीली जो है आप इसे कर सकते हैं, तो आप नोट्स में जो है इसे पढ़ सकते हैं इजीली। नेक्स्ट जो है वो है आपका, जैसे मैंने आपको बताया था, गिनी कॉफिशिएंट, ठीक है। अब हमने ऊपर जो जितना भी पढ़ लिया वो हमने एब्सोल्यूट पॉवर्टी के बारे में पढ़ लिया। अब मैं आपको जो पढ़ाने लगा हूँ वो है आपका रिलेटिव पॉवर्टी, ठीक है। रिलेटिव पॉवर्टी में आखिर क्या होता है और कैसे इसे मेजर किया जाता है। रिलेटिव पॉवर्टी मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया कि व्हेन वी कंपेयर टू पर्संस आर कंडीशंस ऑफ द टू इंडिविजुअल्स, तो वो हम क्या बोलेंगे कि वो रिलेटिव, हम जो है रिलेट कर रहे हैं दो चीजों को, ठीक है। तो रिलेटिव पॉवर्टी के लिए आपके पास में क्या है, आपके पास में है गिनी कॉफिशिएंट, ठीक है। गिनी कॉफिशिएंट जो है वो कोरडो गिनी ने जो है एक इकोनॉमिस्ट हैं जिन्होंने दिया है, ठीक है, स्टैटिस्टिशियंस भी हैं ये, ठीक है। उन्होंने ये गिनी कॉफिशिएंट जो है वो दिया है, कब दिया है, 1912 में दिया है, ठीक है।
और ये आपको याद रखना है गिनी कोएफिशिएंट कब आया, 1912 में आया, ठीक है। इसका अब मतलब क्या है, ये जो है एक ऑलरेडी वर्क जो है लॉरेंस कर्व का हो रखा था। दोनों की कर्व जो है एक ही जैसी है, ठीक है, दोनों का काम जो है एक ही कर्व पे ऊपर हुआ है, दोनों ने साथ मिलकर जो है इस पे काम किया था। हालांकि लॉरेंस कर्व जो है वो पहले से आई थी और गिनी कोएफिशिएंट जो है उसके बाद में आया, ठीक है। तो यहाँ पे आपको जो है, यहाँ पे सबसे पहले तो आपको याद रखना है कि गिनी कोएफिशिएंट जो है वो मेजर करता है क्या, इनइक्वालिटीज, ठीक है, इनइक्वालिटीज को मेजर करता है, बस इतना आपको याद रखना है। दूसरी चीज आपको याद रखनी है कि गिनी कोएफिशिएंट ऑफ जीरो एक्सप्रेस परफेक्ट इक्वालिटी, अगर जीरो है तो परफेक्ट इक्वालिटी है, ठीक है, परफेक्ट जो है इक्वालिटी है, और अगर वन है तो परफेक्ट इनइक्वालिटी है, ठीक है, अगर वन है तो परफेक्ट इनइक्वालिटी है, ठीक है। सिंपली मीन्स कि इसकी वैल्यू जो रहेगी वो 0 to 1 रहेगी। 0 है तो यानी इक्वालिटी है, ठीक है, इक्वालिटी है सोसाइटी में, और 1 है तो मतलब इनइक्वालिटी है, ठीक है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब नेक्स्ट इसकी कर्व है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगी इसकी कर्व, ठीक है। यहाँ पे ये जो कर्व दिखाई दे रही है आपको, ये वाली कर्व, ये जो है ये गिनी कोएफिशिएंट की कर्व है, और ये जो पहले से कर्व आपको रेड दिखाई दे रही है ये लॉरेंस कर्व है, ठीक है। लॉरेंस कर्व सिंपली जो है वो हमें एक सिंपल मेजर बताता था डिवाइड करके, पर ये वाली जो गिनी कोएफिशिएंट वाली कर्व आई, गिनी कोएफिशिएंट के बाद जो है हमें एक इनइक्वालिटी का पता जो है चलने लग गया, ठीक है। अब मैं आपको समझाता हूँ किस तरह से जो है इस डायग्राम से हमें पता चलेगा। सिंपली यहाँ पे आपको जो ये लाइन दिख रही है, ये इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है 1, ठीक है, इसको हम मेजर करेंगे 1, क्योंकि हमने वहाँ पे, सॉरी, इसको हम मेजर करेंगे 1, हाँ, इसको हम मेजर करेंगे 1। और अब यहाँ पे आपको 1 मिनट में आपको बता दूं कि यहाँ पे ये, यहाँ पे, ठीक है, ये गिनी कोएफिशिएंट ऑफ जीरो एक्सप्रेस द परफेक्ट इक्वालिटी वेयर एज वैल्यूज आर द सेम, एंड गिनी कोएफिशिएंट ऑफ 100% एक्सप्रेस द मैक्सिमम इनइक्वालिटी, ठीक है। अब यहाँ पे कर्व में हम देखेंगे, यहाँ पे ये जो कर्व है सबसे पहले तो ये 0 है, ठीक है, क्योंकि ये यहाँ से पास हो रही है, ये 0 है। अब ये इस क्या, इस वाली कर्व में और इस वाली कर्व में, इस कर्व में और इस कर्व में जितना ज्यादा गैप होगा, ठीक है, जितना ज्यादा गैप होगा, क्योंकि ये 0 है, इस 0 से जितना दूर जाती जाएगी ये, ठीक है, 0.1, 0.2 और 1 तक लास्ट ये जा सकती है, क्योंकि हमने बोला कि इसकी वैल्यू 0 to 1 रहेगी। अब ये जितना ज्यादा गैप ब्रॉड होगा इतनी ज्यादा क्या है, इनइक्वालिटी होगी, और ये जितना ज्यादा कम होगा, अगर ये लाइन सीधी इसके ऊपर आ जाएगी परफेक्ट इक्वालिटी वाली लाइन पे, तो मतलब जीरो इक्वालिटी है, ठीक है, जीरो इनइक्वालिटी है, ठीक है, परफेक्ट इक्वालिटी है, ठीक है। तो मतलब इन दोनों के बीच में जितना ज्यादा गैप होगा इतनी ज्यादा इनइक्वालिटी जो है वो होगी, सिंपली आपको याद रखना है। और एक चीज और आपसे जो है पूछी जा सकती है कि इस कर्व के दोनों साइड पे क्या मेजर किया जाता है, ठीक है, एक साइड पे पॉपुलेशन है और दूसरी साइड पे उनकी इनकम है, ठीक है। एक्स एक्सिस पे क्या है, पॉपुलेशन, वाई एक्सिस पे क्या है, उनकी इनकम, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन जो है आपसे पूछे जा सकते हैं। मोस्टली आपको फोकस करना है कि ये कब आया, 1912 में, और इसकी वैल्यू 0 to 1 होती है। 0 मतलब परफेक्ट इक्वालिटी, 1 मतलब परफेक्ट इनइक्वालिटी, वैल्यू 0 to 1 में रहेगी। और गिनी कोएफिशिएंट की जो लाइन है, अगर वो आपकी ये जहाँ पे लॉरेंस कर्व के ऊपर होगी इस तरह से दोनों की, तो मतलब 0 पे है वो, और परफेक्ट इक्वालिटी है, ठीक है। और दोनों साइड पे क्या मेजर किया जाता है वो भी मैंने आपको बता दिया। अब यहाँ पे पॉवर्टी एस्टिमेशन की क्या है, कमेटीज हैं जो कि आपको पढ़नी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट कमेटीज जो है वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। कमेटीज जो है वो इसकी डायग्राम जो है एक सिंपल यहाँ पे आपको मिल जाएगी, ठीक है। ये इसी डायग्राम से समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि आपकी दो तरह की कमेटीज जो हैं वो आपको मिलेंगी, एक पोस्ट इंडिपेंडेंस और एक प्री इंडिपेंडेंस, ठीक है। और यहाँ पे प्री इंडिपेंडेंस में सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो ऐसा कि ऑफिशियल कोई कमेटी नहीं थी, पर आपको फर्स्ट एवर पॉवर्टी एस्टिमेशन किसने किया, वो किया दादा भाई नौरोजी ने, ठीक है। ये जो है 1867 में अप्रॉक्स जो है इनकी पॉवर्टी एस्टिमेशन थी। हालांकि इनकी कोई कमेटी स्टैब्लिश नहीं की गई थी, ना ही इन्हें स्पेशल अपॉइंटमेंट दी गई थी कि आप पॉवर्टी को एस्टिमेट करें, जबकि इन्होंने सिर्फ एक बुक लिखी थी, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ठीक है, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया यहाँ पे लिखा है। इस बुक में एक पेज पे जो है इन्होंने मेंशन किया था कि भी इंडिया में इतना जो है पॉवर्टी लाइन जो है, जो कि हमने ऑलरेडी कंसेप्ट पढ़ा ना पॉवर्टी लाइन वाला, कि भाई इतना पॉवर्टी लाइन होनी चाहिए, यानी अगर किसी के पास में 16 to 34 रुपी पर कैपिटा पर ईयर है तो वो जो है वो पॉवर्टी लाइन के ऊपर है, ठीक है। अगर इससे कम है तो वो नीचे है, ठीक है। बस इतना याद रखना है कि इन्होंने एस्टिमेशन में क्या बताया, 16 to 35 रुपी जो है इन्होंने अपनी एस्टिमेशन बताई पॉवर्टी लाइन की, ठीक है। इसी तरह से प्री इंडिपेंडेंस में दूसरी इंपॉर्टेंट जो है वो है आपकी नेशनल प्लानिंग कमेटी, ठीक है, जो कि 1938 में जो है आई। इसने जो बताया वो बताया 15 से 20 रुपए पर कैपिटा पर मंथ, और इसने मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को जो है प्रोस्पेक्टिव में रखा, और न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट्स को जो है वो इम्प्लिसिट रखा, मतलब न्यूट्रिशन एम्प्लॉयमेंट को भी साथ में रख के जो है एस्टिमेट की। बस ये दो चीजें आपको याद रखनी है, और यही दो जो है कमेटी जो है इंपॉर्टेंट है किसमें, प्री इंडिपेंडेंस में, ठीक है, प्री इंडिपेंडेंस में। अब पोस्ट में जो है आपको
कुछ इंपॉर्टेंट जो है वो मैं आपको बता दूंगा। ये 4 जो कमेटीज मैं आपको बताऊंगा यही जो है इंपॉर्टेंट है। इसके लिए ट्रिक जो है वो है ALTR। अल्टर जो है आपको याद रखना है, ALTR यानी अलगा कमेटी, लकड़वाला कमेटी, तेंदुलकर कमेटी और रंगाराजन कमेटी। फिर से सुने, अलगा कमेटी, आगे वैसे नोट्स में ये मेंशन है, नोट्स आपको मिलेंगे, मैं आपको सिर्फ ट्रिक बता रहा हूँ। अलगा कमेटी, लकड़वाला कमेटी, तेंदुलकर कमेटी एंड रंगाराजन कमेटी, ये 4 कमेटीज जो है आपको याद रखनी है पोस्ट इंडिपेंडेंस में। ठीक है, चारों की जो है एस्टिमेशन जो है यहाँ पे लिखी हुई है। ठीक है, ये प्लानिंग कमीशन वाली इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर आपको याद रखनी है तो आप याद रख सकते हैं कि पोस्ट इंडिपेंडेंस में फर्स्ट वाली जो है 1962 में यही आई थी। ठीक है, लेकिन हमें पढ़नी है जो 4 इंपॉर्टेंट जो मैंने आपको बताई। ठीक है, सबसे पहली जो थी वो है आपकी ये अलगा कमेटी। ठीक है, ये आई 1979 में, फिर आई लकड़वाला कमेटी 1993 में, फिर आई आपकी तेंदुलकर कमेटी, ये आई आपकी 2009 में, फिर आई आपकी रंगाराजन कमेटी जो है वो आई आपकी 2012 में। ठीक है, ये वो दोनों भी जो है यहाँ पे मेंशन है। ठीक है, ये देखो आपकी तेंदुलकर कमेटी 2009 में, और आपकी उसके बाद में लास्ट में आपका आ जाएगा रंगाराजन कमेटी जो है वो आपकी आ जाएगी, रंगाराजन कमेटी जो है यहाँ पे वो आ जाएगी रंगाराजन कमेटी 2012 में। ठीक है, तो ये सारी कमेटी जो है यहाँ से आपको पढ़ लेनी है। अब क्वेश्चन इसमें से किस तरह से आ सकता है वो मैं आपको एक बार बता देता हूँ। ठीक है, कि दोनों कमेटीज में बेसिक डिफरेंसेस क्या है वो आपको सबसे पहले पढ़ लेने हैं कि भाई तेंदुलकर कमेटी और रंगाराजन कमेटीज में क्या डिफरेंसेस है। अगर मैं स्टार्टिंग से चलूँ यहाँ पे, प्री इंडिपेंडेंस की मैंने दोनों आपको बता दी कि क्या क्या उन्होंने एस्टिमेशंस बताई। पोस्ट की अगर बात करूँ, मैं सीधा अलगा कमेटी से बात करूँ, तो अलगा कमेटी ने क्या किया, अलगा कमेटी ने न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट एक ऐड किया रिलेटेड टू कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। ठीक है, ये दोनों चीजें जो, ठीक है, और इन्होंने क्या किया, कंस्ट्रक्ट किया पॉवर्टी लाइन फॉर रूरल एंड अर्बन एरिया। ठीक है, दोनों का किस बेसिस पे, ये वाली बेसिस। ठीक है, एक तो न्यूट्रिशनल बेसिस और दूसरा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बेसिस। ठीक है, और इन्होंने बस इतना ही है इसमें। ठीक है, यहाँ पे जो लिखा है, उसके बाद में दूसरी है लकड़वाला कमेटी। ठीक है, सबसे पहले तो आपको याद रखना है कि ये लकड़वाला कमेटी है, इसने जो है आपका कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इंडस्ट्रियल वर्कर के लिए और एग्रीकल्चर लेबर के लिए दोनों जो है ऐड किए, और इसने रिफ्लेक्ट किया क्या, कंजम्पशन पैटर्न ऑफ द पुअर, और इसने फॉलोइंग सजेशंस जो हैं वो दी। यहाँ पे सजेशंस जो हैं वो आपके सामने लिखी हैं कि भाई कंजम्पशन एक्सपेंडिचर को जो है हमने कंसीडरेशन में लेना है। ठीक है, जबकि पहले जो है हमारे पास में कैलोरीज कंजम्पशन होती थी, लेकिन हमने ओवरऑल कंजम्पशन जो है उसको लेना है। स्टेट स्पेसिफिक पॉवर्टी लाइन जो है इन्होंने लाई। ठीक है, पहले जो है एक पॉवर्टी लाइन आती थी अलग से, अब स्टेट की जो है सेपरेट आने लगी, किसमें, आपकी लकड़वाला कमेटी में। ठीक है, उसके बाद इन्होंने डिसकंटिन्यूशन ऑफ स्केलिंग की, या भाई हम जो होल सेल यानी स्केल पे करते थे, ओवरऑल एक स्केल पे करते थे, उसको इन्होंने डिसकंटिन्यू किया, यानी सेपरेट सेपरेट पॉवर्टी लाइंस जो है अलग अलग स्टेट्स के लिए बनाई। ठीक है, बस इतना ही इसमें याद रखना है। और तेंदुलकर कमेटी में जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो यहाँ पे ये है कि इन्होंने जो है कंजम्पशन पैटर्न में जो है बास्केट्स जो है वो चेंज किए। यानी इसका मतलब ये होता है, पहले जो चीज़ें आप आइटम्स जो है इंक्लूड कर रहे थे कंजम्पशन के लिए, लाइक वाइज अगर आप उसमें फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, वीट, इस तरह की चीज़ें ले रहे थे, तो वो जो बास्केट था उसे चेंज किया, यानी उसमें कुछ और चीज़ें भी ऐड की। लाइक वाइज हो सकता है उसमें, अगर आपने रूरल एरिया में ऑब्जर्व किया हो कि मैक्सिमम पॉपुलेशन जो है वो ब्रेड की कंजम्पशन करती है, तो उसमें ब्रेड को भी इंक्लूड कर दें कंजम्पशन पैटर्न में। तो ये सब चीज़ें उन्होंने की। उन्होंने सबसे बड़ा काम जो दूसरा किया वो था इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट। ठीक है, इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट भी उन्होंने साथ में की। ठीक है, अपनी अपनी एस्टिमेशन में। और हेल्थ और एजुकेशन के ऊपर एक्सपेंडिचर जो होता है ना, उनको भी उन्होंने कंसिडरेशन में लिया। यानी कि पहले सिर्फ कंजम्पशन के लिए जो हो रहा था वही लेते थे, लेकिन उसके बाद में कि भाई एजुकेशन या फिर हेल्थ के ऊपर लोग कितना एक्सपेंडिचर कर रहे हैं वो भी इन्होंने साथ में जो है इंक्लूड किया। ठीक है, और इनकी रिकमेंडेशंस क्या थी वो भी आप देख सकते हैं कि इन्होंने बोला कि हमें शिफ्ट करना चाहिए कैलोरीज से, कैलोरी वाला जो है कंजम्पशन वाला पैटर्न जो है उसके दूसरे वाले। ठीक है, दूसरा उन्होंने बताया कि सिर्फ कैलोरीज जो है नहीं होनी चाहिए, मतलब फूड आइटम्स नहीं होनी चाहिए, इसमें अदर आइटम्स भी होनी चाहिए, जैसे क्लोथिंग, फुटवेयर, ठीक है, फ्यूल, ठीक है, एजुकेशन, मेडिकल, ठीक है, ये सब चीज़ें भी इसमें होनी चाहिए। ये नहीं कि बस सिर्फ खाने वाली चीज़ जो है हम ऐड कर रहे हैं, हम इसमें अदर, यानी बात वही आ गई, मल्टी डायमेंशनल वाली बात इन्होंने भी की है कि इसमें और चीज़ें भी जो है हमें ऐड करनी चाहिए। ठीक है, तो ये सब चीज़ें जो है इनमें आपको मिल जाएगा इसके बारे में। और उसके बाद लास्ट जो कमेटी है आपकी वो है रंगाराजन कमेटी, जिसमें, ठीक है, कमेटी ने, ये जो कमेटी है ये किसके द्वारा थी, कमेटी वाज सेट अप ऑन द बैकड्रॉप ऑफ द नेशनल ओल्टेज ओवर द प्लानिंग कमीशन। ठीक है, प्लानिंग कमीशन की कमेटी है ये। और इसने क्या बताया कि 22 रुपीज़ पर डे रूरल एरिया में जो है स्पेंडिंग होनी चाहिए। पॉवर्टी लाइन जो है इन्होंने क्या की, ये वाली लाइन जो मैंने 100 रुपये आपको बताई थी, इन्होंने कितनी बताई, 22 पर डे होना चाहिए किसमें, रूरल एरिया में। ठीक है, इनके ऑब्जेक्टिव्स क्या थे, ऑब्जेक्टिव यही होते हैं, ठीक है, हर एक पॉवर्टी एस्टिमेशन के कि हमें पता चल सके कि कितने पुअर हैं। अब जब हमें पता
चलेगा कितने पुअर हैं, तभी कोई गवर्नमेंट जो है पॉलिसी लाएगी उन्हें टैकल करने के लिए। अगर हमें पता ही नहीं होगा कि सोसाइटी में कितनी पॉवर्टी है, कितने पुअर रह रहे हैं, तो जब गवर्नमेंट पॉलिसीज बनाएगी तो उससे बहुत सारी डिफिकल्टीज आएंगी। तो अगर हमें उन्हें टैकल करना है उन्हें, तो हमें पता होना चाहिए सबसे पहले, अगर हमें कोई पॉलिसी बनानी है तो उससे पहले हमें पता होना चाहिए कि कितने एक्चुअल में पुअर जो है सोसाइटी में है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंस होती है एस्टिमेशंस की, ठीक है। अब इनकी रिकमेंडेशंस भी आप देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, क्या क्या चीज़ें उन्होंने बताई, ठीक है। इन्होंने भी एक चीज़ जो है यहाँ पे और ऐड की, न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट में इन्होंने कैलोरीज अलग से बताया, प्रोटीन अलग से बताया और फैट अलग से बताया, ठीक है। यानी सिर्फ कैलोरीज जो है ऐड नहीं की, इन्होंने प्रोटीन फैट जो है वो भी अभी एस्टिमेशन में जो है वो ऐड किया। इनके थ्रेश होल्ड क्या थे, यानी कितनी इन्होंने लिमिट्स बताई, तो यहाँ पे 47 रुपीज़ पर डे इन सिटीज़ बताया, और 32 जो है वो किस में बताया, विलेजेस में बताया, ठीक है। इसी तरह से इन्होंने जो एक सिस्टम लाया वो था मॉडिफाइड मिक्स्ड रेफरेंस पीरियड, ठीक है। इससे पहले जो है वो मिक्स्ड रेफरेंस पीरियड होता है, ठीक है। ये एब्सोल्यूट रेफरेंस पीरियड होता है, ठीक है। लेकिन मिक्स्ड मॉडिफाई मिक्स का मतलब ये है कि इन्होंने यानी मैं सिंपल आपको बता दूं कि जो मिक्स्ड रेफरेंस पीरियड होता है उसमें जो है 35 डेज जो है देखे जाते हैं, या जो एब्सोल्यूट होता है उसमें सिर्फ एक वीक देखा जाता है। तो इन्होंने सब कुछ किया, यानी 365 डेज की पुरानी एस्टिमेशंस भी लगाई, 7 डेज की भी लगाई, और यहाँ पे 30 डेज की भी इन्होंने लगाई, यानी इन्होंने मिक्स्ड रेफरेंस पीरियड जो है वो यूज़ किया अपनी एस्टिमेशन के लिए सर्वे के टाइम पे, ठीक है। तो ये सब जो है, बाकी आपको इसकी रीडिंग जो है वो करनी है, मेरे ही नोट से कर सकते हैं, आपको कहीं पे मिले वो कर सकते हैं आप। सिंपली आपका फोकस होना चाहिए कि कमेटीज में डिफरेंसेस क्या है, किसने किसके ऊपर कितना काम किया है, और क्या क्या एस्टिमेशन उन्होंने बताया कि भाई कितनी कैलोरीज होनी चाहिए, कितनी उनकी इनटेक होनी चाहिए, कितना उनका कंजप्शन एक्सपेंडिचर होना चाहिए, इस चीज़ के ऊपर फोकस करना है। तो आपके लास्ट में जो है मैंने आपको यहाँ पे पॉवर्टी ट्रैप के बारे में बताया कि किस तरह से पॉवर्टी के अंदर जो है एक सोसाइटी चली जाती है, ठीक है। यहाँ पे अगर लो इनकम होगी, लो लेवल ऑफ हेल्थ एजुकेशन होगा, लो लेवल ऑफ ह्यूमन कैपिटल होगी, लो प्रोडक्टिविटी होगी, अगेन लो इनकम होगी, तो ये एक ट्रैप बन जाता है, ठीक है। इसी तरह से ग्रोथ के प्रोस्पेक्टिव से देखें, लो इनकम होगी, लो सेविंग होगी, लो इन्वेस्टमेंट होगा, लो इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, तो ये ट्रैप पूरा जो है बन जाएगा। और अगर इस ट्रैप को ब्रेक करना है तो हमारा स्ट्राइक होना चाहिए इन चीज़ों के ऊपर, जैसे लो एजुकेशन है, एजुकेशन को इंप्रूव करें, ह्यूमन कैपिटल को इंक्रीज करें, उनकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाएं, अपने आप उनकी इनकम बढ़ाएं, तो इस ट्रैप से जो है हम बाहर निकल सकते हैं, ठीक है। तो ये सिर्फ आपके लिए कंसेप्ट के लिए था, बाकी रीडिंग्स आप जो है मेरे नोट्स से ले सकते हैं। मैं समझता हूँ कि जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो मैंने आपको पढ़ा दी हैं। इसके अलावा आपको कहीं और से मटेरियल मिले आप पढ़ सकते हैं। नोट्स की डिज़ाइनिंग मैंने आपको बता दी कि क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं, कमेटी से क्या क्वेश्चन आ सकते हैं, एस्टिमेशन से, बेसिक टर्म्स से, ठीक है, कि भाई बीपीएल क्यों जो है फेल हो गया, उसके बाद में क्या आया, ठीक है, पॉवर्टी गैप इंडेक्स उसका क्या मतलब था, ठीक है, एब्सोल्यूट पॉवर्टी और रिलेटिव पॉवर्टी में क्या मतलब है, और रिलेटिव पॉवर्टी को कैसे मेजर करते हैं, मैंने गिनी कोएफिशिएंट बताया, लॉरेंस कर्व बताया, उनकी वैल्यूज बताई। तो इन सब चीज़ों को आपको पढ़ना है, नोट से एक दो बार रीडिंग लेनी है एग्जाम से पहले, और आपको जो है कोई भी क्वेश्चन आएगा आप इजीली अटेम्प्ट कर सकते हैं। होप ये वीडियो आपके लिए बहुत यूजफुल रही होगी। चैनल आप ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें, अपने सभी फ्रेंड्स के साथ में इसको शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।